आज के वीडियो लेक्चर में हमारा BLI 221 के यूनिट 1 का टॉपिक है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सोसाइटी यानी कि पुस्तकालय सूचना समाज। हम देखेंगे कि पुस्तकालय सूचना समाज क्या होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि मॉडर्न सोसाइटी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक यानी एक मॉडर्न सोसाइटी किसे कहते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। देखिए, मॉडर्न सोसाइटी इज़ अ सोसाइटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो मॉडर्न सोसाइटी है वह एक ऐसी सोसाइटी को कहा जा सकता है जहाँ पे जो उसकी संस्थाएं हैं वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम कर रही हों और वो सोसाइटी यानी समाज को लाभ पहुंचा रही हों। संस्थाएं मतलब कोई भी संस्था जो होती है उसके परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, जैसे उसके अंदर काम करने वाले मैन पावर से, यानी कि जो उसके अंदर लोग काम करते हैं चाहे पुरुष हो या महिला हो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और जो पुरुष और महिला महिला होंगे उस संस्था के अंदर काम करने वाले, वो अच्छा काम करेंगे या नहीं करेंगे ये डिपेंड करेगा कि उनके पास नॉलेज कितनी है। और नॉलेज डिपेंड करेगा कि वो किस तरह के इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज उनके पास रहे हैं और क्या पढ़े हैं उन्होंने और किस तरह से उनका एजुकेशन रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो हमारी मॉडर्न सोसाइटी जो होती है उसके अंदर जो संस्थाएं काम करती हैं, अगर वो बेहतरीन ढंग से काम करती हैं तो उसकी जो उपलब्धि होती है उस सोसाइटी उस समाज की, वो एक मॉडर्न सोसाइटी की तर्ज पे देखा जाता है। जैसे कि अगर कोई भी सोसाइटी कोई जैसे कि हमारे 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 देश में अलग अलग संस्थाएं हैं जो देश को चलाती हैं या फिर रन करती हैं। जैसे कि आपकी अलग संस्थाएं जो हो गई, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए, कोर्ट हाई कोर्ट्स हो गई। तो ये संस्थाओं में काम करने वाले लोग बहुत ही पढ़े लिखे और अलग हाई लेवल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के साथ हाई इंफॉर्मेशन और हाई नॉलेज के लोग, स्किलफुल लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिसके वजह से इनके अंदर जो है एक बेहतर ढंग से उन संस्थाओं को चलाने में मदद कर रहे हैं। तो इसके वजह से हमारी जो सोसाइटी है, जब उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेसी रेट रहेगा लोगों का, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, तो वो सोसाइटी ऑटोमेटिक एक ऐसी संस्था उपलब्ध कराएगी जो वो संस्था एक बेहतर आउटकम देगी जो कि समाज को, जिससे उसका लाभ होगा। तो वो अपने आप उस समाज को हम मॉडर्न सोसाइटी कहेंगे। तो जो भी हमारे जो टीचर्स हैं, साइंटिस्ट हैं या फिर प्रोफेशनल्स हैं, उनको इस उनके अंदर उनको स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत होती है जो इन्फॉर्मेशन से ही आता है। और वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर वो लाइब्रेरीज या इंफॉर्मेशन सेंटर से ही लेके उन चीज़ों को उस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचा पाते हैं। तो हम कह सकते हैं मॉडर्न सोसाइटी की डेफिनेशन में कि द सोसाइटी विथ मोर एजुकेशन, हाई लिटरेसी रेट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ upgraded technological advancement heading to communicate beyond boundaries which leads knowledgeable and responsible citizens to contribute in advancement of nation। यानी कि कोई भी ऐसा समाज जहाँ पे लिटरेसी रेट अच्छा हो, बहुत ऊपर हो, और वहाँ पे लोगों के पास टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का स्किल हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और प्रगति की तरफ कार्य कर रहे हों, और एक बेहतर सिटीजन के तौर पर उभर के आएँ और अपने कंट्री और अपने नेशन को एक मॉडर्न सोसाइटी की तरफ ले जाए, वहाँ की संस्थाओं को बेहतर बनाए, तो उस तरह की किसी भी समाज को हम मॉडर्न सोसाइटी कह सकते हैं। तो मॉडर्न सोसाइटी में देखिए, आप इंफॉर्मेशन जो होता है उसको प्रोसेस करके आप वो नॉलेज बनाते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन को जब आप प्रोसेस करते हैं, सही ढंग से उसको अरेंज करते हैं, तो वो एक नॉलेज बनता है। नॉलेज यानी कि एक तरह का वो एक तरह का यूज़फुल इंफॉर्मेशन हो जाता है, जिसको लेने के बाद आदमी जब उस नॉलेज को, कोई भी व्यक्ति जब उस नॉलेज को समझता है तो उसके अंदर एक एजुकेशन आता है। यानी कि जब भी लिटरेसी रेट और एजुकेशन ज़्यादा होगा लोगों के अंदर, तो वो लोग उन संस्थाओं में काम करेंगे, तो वो संस्थाएं मजबूती से समाज के निर्माण और एक मॉडर्न सोसाइटी के तर्ज पे उभर के आएंगी। तो ऐसे ही संस्थाओं को के उपलक्ष्य को, बेहतर कार्य प्रणाली को करने से हमें एक मॉडर्न सोसाइटी मिलती है। फिर हम देखेंगे रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन सोसाइटी, यानी कि जो हमारी लाइब्रेरीज और पुस्तकालय हैं इनका हमारे समाज में क्या असर होता है। देखिए, सबसे पहले तो लाइब्रेरीज जो होती हैं, पहले क्या होता था कि लाइब्रेरीज में आप देखेंगे, पहला जो लाइब्रेरीज के एक एक तरह से आप कह सकते हैं कि मतलब लोगों के लिए एक तरह से एक ऐसी जगह जहाँ पे किताबें रखी हों, कुछ प्रिंटेड मटेरियल रखे हों, कुछ कलेक्शंस रखे हों, कुछ अखबार, मतलब अखबारों के कलेक्शन, जनरल के कलेक्शन, मतलब ऐसी चीज़ों को लाइब्रेरीज मोटे तौर पे माना जाता है। पर आज का जो हमारा सोसाइटी है वो बहुत ही एडवांस हो चुका है। यहाँ पर क्या है कि लाइब्रेरी, एक जो पुस्तकालय है वो यूज़र और इंफॉर्मेशन के बीच में बस एक इंटरमीडिएट का काम करती है। यानी जो इन्फॉर्मेशन और यूज़र है उसके बीच में बस एक इंटरमीडिएट का काम कर रही है पुस्तकालय आज के इस नॉलेज बेस्ड सोसाइटी को के अंदर। आज की लाइब्रेरीज जो हैं वो टेक्नोलॉजिकली इनको बहुत ही
एडवांस होना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे आज का दौर है वो आज के दौर में लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए एट वन क्लिक एट राइट टाइम, यानी कि एक क्लिक पे ही सारा इन्फॉर्मेशन, कम समय में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुरंत इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इसके लिए लाइब्रेरीज भी एक फेज ऑफ चेंज से गुजर रहे हैं, जहाँ पे पहले लाइब्रेरीज कुछ किताबों का कलेक्शन या फिर रिटन प्रिंटेड मटेरियल का कलेक्शन होता था, मगर फिर धीरे धीरे लाइब्रेरीज की टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांसमेंट बढ़ा, तो आज की डेट में लाइब्रेरीज आपके पास, आपके मोबाइल में ही लाइब्रेरी खुल सकती है। आप किसी भी लाइब्रेरी को बैठे बैठे यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता हो या फिर उसकी वेबसाइट पे जा करके वहाँ की रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने की वजह से बहुत वास्ट चेंज आ गया है। तो इसके वजह से क्या हुआ है कि लाइब्रेरी जो है एक लोगों पे भी बहुत गहरा इम्पैक्ट डाली है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज के पास पहुंचना आसान होगा तो लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें उसको पा सकेंगे और आसानी से पा सकेंगे। तो पढ़ने में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिटरेट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, जागरूकता पहुंचेगी और लोगों का एजुकेशन और लिटरेसी रेट बढ़ेगा। तो इन लाइब्रेरीज़ ने जो हमारा लिटरेसी रेट है इसको बढ़ाने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, और जिसके वजह से कि सिर्फ लिटरेसी रेट ही नहीं, आप लाइब्रेरीज, टीचर हो, साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, उसको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, और वो इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी और इन्फॉर्मेशन सेंटर, डेटा सेंटर्स में ही होल्ड होते हैं। तो वहाँ से ही आप उस इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। तो यानी रिसर्च में आपका, उसके बाद एजुकेशन में, हर जगह लाइब्रेरीज़ का जो है वो डेवलपमेंट, जो योगदान है वो बहुत ही बड़ा योगदान रहा है लाइब्रेरीज़ का। हमारी जो लाइब्रेरीज है वो एक तरह से गेटवे का काम करती है हमारे नॉलेज और कल्चर के लिए, यानी कि जो नॉलेज है उसके लिए बस एक गेटवे का काम करती है। लाइब्रेरी बहुत ही उसमें फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि उसकी जो रिसोर्स और सर्विसेज हैं उनको इस्तेमाल करके हम अपने लिटरेसी रेट को लोग बढ़ाते हैं, जिससे आइडियाज़ उत्पन्न होते हैं, और जब आइडियाज़ उत्पन्न होते हैं तो उससे क्रिएटिविटी बढ़ती है, और क्रिएटिविटी बढ़ेगी तो फिर इन्वेंशंस होंगे, कई इनोवेटिव चीज़ें आएंगी, और इससे समाज का ओवरऑल, सोसाइटी की प्रगति होती है, और हमारा जो समाज है वो ओवरऑल एक सोशली अपग्रेड होता है, और इन्फॉर्मेशन से भी अपग्रेड होता है, और सोसाइटी में जो नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ें आती हैं उनकी एडवांसमेंट में, लोगों के एडवांसमेंट में उसका काम आता है, जिसकी वजह से एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। यानी मनुष्य का सोशल डेवलपमेंट भी होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है, यानी सोशली वो मेंटली भी स्ट्रांग हो रहा है और साथ में वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होता है। तो ये लाइब्रेरीज हमारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बहुत काम करती हैं, और लाइब्रेरीज जो होती हैं वो एक तरह से एक सोशल वेल्थ होती हैं, यानी कि लाइब्रेरीज के जो इन्फॉर्मेशन है वो हर वर्ग के लोगों के लिए है। उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि आप इस, कोई अमीर है, कोई गरीब है, या फिर कोई किसी कास्ट का है, या फिर कोई किसी ऐसा कोई भेदभाव नहीं। जो भी लाइब्रेरीज होती हैं वो हर वर्ग के लिए अवेलेबल होती हैं, उसके रिसोर्स, उसके मटेरियल हर तरह के लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं, जिससे लिटरेसी रेट बहुत तेज़ी से, अच्छे तौर से बढ़ता है, और लोगों के अंदर जागरूकता आती है, जिससे हमारा समाज और सोसाइटी में वो एक अच्छे नागरिक की तरह एक्ट करते हैं, और हमारी इकोनॉमी को, हमारी सोसाइटी को ऊपर ले जाते हैं हर एक व्यक्ति, और कल्चरली और सोशली, नॉलेज के तौर पे हर तरह से हमारी सोसाइटी इवॉल्व करती है, आगे बढ़ती है। इस और देखो, पहले क्या था, लाइब्रेरीज जो थी वो एक बहुत ही बड़े पिछले दशकों से लेके अब तक एक पैराडिग्म शिफ्ट, यानी एक बहुत बड़े बदलाव के तौर पे गुजरी है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पहले लाइब्रेरीज जो थी वो एक कस्टोडियन ऑफ बुक्स के तौर पे होती थी, मतलब कि जहाँ किताबें रखी हैं और कई सारे प्रिंटेड मटेरियल रखे हैं, उनको सही से रखा गया है, उनको प्रिजर्व किया गया है, इस तरह से देखे जाते थे। मगर अब वो क्या हो गई है, सर्विस ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड हो गई, यानी कि अब अगर कोई लाइब्रेरी में जाता है तो ऐसा नहीं किताबें रखी और जाइए आप उठा के, नहीं, आज के डेट में लाइब्रेरीज के जो स्टाफ है वो एक तरह से सर्विस प्रोवाइडर हो गए हैं। आपके यूज़र्स जो आते हैं उनको किस तरह की किताबें चाहिए, कौन सी जर्नल्स चाहिए, वो उनको प्रोवाइड कराना एक यूज़र उनका दायित्व, या फिर एक तरह से कहिए उनकी ड्यूटी होती है, जो लाइब्रेरी स्टाफ है। तो वो एक सर्विस ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर के तौर पे एक्ट करते हैं। पहले की लाइब्रेरीज वन मीडियम थी, अब लाइब्रेरीज मल्टीपल मीडियम हो गई। मतलब पहले जो लाइब्रेरीज थी उसमें आप देखेंगे ज़्यादातर बुक्स या प्रिंटेड मटेरियल्स ही रखे जाते थे, मगर आजकल लाइब्रेरीज में आपको बुक्स, प्रिंटेड मटेरियल, PDF कॉपीज़, इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज़, वीडियो, CDs, हर तरह की चीज़ें, मतलब हर मीडियम में आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। पहले ओन कलेक्शन होता था, यानी लाइब्रेरीज है उसके जितने कलेक्शन होते हैं उस तक ही आप पहुंच सकते थे, और या तो आप उस लाइब्रेरी में जाएंगे जितने उसके पास कलेक्शन है वही उतना दे सकता था। मगर अब लाइब्रेरीज विदाउट वॉल्स हैं, यानी कि लाइब्रेरीज में आप जाइए,
अगर लाइब्रेरीज के पास वो कलेक्शन नहीं है तो वो बाहर से भी मंगा करके या दूसरी लाइब्रेरी से भी मंगा के आपको उपलब्ध कराने की कोशिश स्टाफ्स और लाइब्रेरियंस करते हैं। पहले था कि लाइब्रेरीज इन गुड टाइम सर्विस प्रोवाइड करता था, यानी कि आपको एक समय सीमा के तहत सर्विस की, आपको 3 दिन में ये चीज़ें उपलब्ध करा देंगी। मगर अब लाइब्रेरीज क्या है, जस्ट इन टाइम, यानी कि आपको जाएंगे तुरंत आपको वहाँ पे उस आपकी ज़रूरत की चीज़ें या तो मिल जाएंगी या फिर ये पता चलेगा कि आप वो कहाँ से ले सकते हैं, मतलब आपको सर्विस तुरंत दी जाएगी जस्ट इन टाइम। पहले लाइब्रेरी इनसोर्सिंग थी, अब आउटसोर्सिंग है। पहले लाइब्रेरीज के अंदर से ही जो जो भी लाइब्रेरी के अंदर स्टोर जो भी थी, जो लाइब्रेरीज की प्रिजर्वेशन थी, चाहे वो आर्टिकल्स हों, बुक्स हों, वही देती थी। मगर अब क्या है, लाइब्रेरीज दूसरे लाइब्रेरीज से कॉन्टैक्ट करती हैं, वहाँ से भी किताबें लेती हैं और लाके आपको दे सकती हैं, तो वो आउटसोर्सिंग भी करती हैं। पहले लाइब्रेरीज का एक लोकल रीच था कि वो एक लोकल जगह तक, मतलब कि एक लाइब्रेरी है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक डिस्ट्रिक्ट या फिर अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट, इससे ज़्यादा उसका रीच नहीं होता था। अब क्या है, लाइब्रेरी है वो ग्लोबल है। क्यों? क्योंकि वो लाइब्रेरी अब इंटरफेस पे है, इंटरनेट पे है, यानी कि अगर अगर आप यहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए हैं तो आप तमिलनाडु की भी लाइब्रेरी को पढ़ सकते हैं, कोलकाता की भी नेशनल लाइब्रेरी को उसके वेबसाइट से जा करके वहाँ के भी रिसोर्स मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। पहले लाइब्रेरी क्या थे, वी गो टू द लाइब्रेरी, पर अब सिस्टम क्या है, लाइब्रेरी कम्स टू यू, यानी कि पहले हमें लाइब्रेरी पर जाना पड़ता था, पर अब क्या है, लाइब्रेरीज पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास इंटरफेस है, इंटरनेट है, वहाँ पे सारी लाइब्रेरीज वेबसाइट्स पे सब चीज़ अवेलेबल है। आप जाइए, 1 क्लिक करिए और सारी लाइब्रेरीज आपके सामने आ जाएगी। अब हम देखेंगे इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इंफॉर्मेशन सोसाइटी यानी कि सूचना समाज क्या है। देखिए, पहले जो हमारा सोसाइटी थी या फिर हमारा जो समाज था, वो आज से 500 या 1000 साल पहले वो एक एग्रीगेरियन सोसाइटी थी, यानी कि वहाँ पे जितने भी जो मुख्य जीविका जो लोगों की चलती थी वो एग्रीकल्चर से होती थी। लोग खेती करते थे, अनाज उगाते थे, उसे बेचते थे और खाते थे, जो भी करते थे। मतलब मेन जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो थे वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे और एग्रीकल्चर ही उनका मेन बिजनेस था या मेन उनका कार्य प्रणाली या फिर मेन धंधा उनका एग्रीकल्चर था। फिर धीरे धीरे इंफॉर्मेशन और नॉलेज और इन सब के आने के बाद हमारी सोसाइटी आ गई इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन गई, यानी कि जहाँ पे मैन वर्कफोर्स और लेबर इनकी ये इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे और इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ, यानी कि मैन मेड से चीज़ें अब मशीन मेड, मशीनरी का यूज़ और इन सब की यूज़ ज़्यादा बढ़ गई। फिर हमारी सोसाइटी इंडस्ट्रियल सोसाइटी होने के नाते ही हमारा कॉलोनियलिज्म भी उभर के आया, जहाँ पे लोग एक दूसरे के रिसोर्सेज पर ज़बरदस्ती कब्जा करने लगे। फिर उसके बाद हमारी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, जिसमें हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जो अब की हमारी आज की सोसाइटी है, इसको हम एक इंफॉर्मेशन सोसाइटी या फिर नॉलेज बेस्ड सोसाइटी के तौर पे देख सकते हैं। क्यों? तो ये जो हमारे इंडस्ट्रियल सोसाइटी से इंफॉर्मेशन सोसाइटी का जो ये ट्रांजिशन है, ये इसका मेन कारण रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईटी। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे इंटरनेट का आना, कंप्यूटर्स का आना, डेटा एक्सप्लोजन्स, कई सारे डेटाज का होना, वर्ल्ड वॉर 2 होने की वजह से कई सारे रिसर्च हुए, जिससे एक बहुत सारे डेटा एक्सप्लोजन्स, मतलब एक तरह से डेटा का भरमार आ गया। उनको प्रिजर्व करना, उनसे और रिसर्च करना और नई टेक्नोलॉजीज पैदा करना होना, इन सब की वजह से। तो ये आईटी हो गया, इंटरनेट हो गया, इंटरफेस हो गया, नेटवर्क कम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सब की वजह से हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी अब इंफॉर्मेशन सोसाइटी की तरफ बढ़ चुकी है। तो आज की जो हमारी सोसाइटी है वो एक इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, जहाँ पे डेटा का महत्व है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन का महत्व है, जहाँ पे जो भी हमारे रिसोर्स हैं वो डेटा और इंफॉर्मेशन है। जिसके पास इंफॉर्मेशन है उसके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, उसकी इकोनॉमी भी अच्छी है, उसको अब बिजनेस भी अच्छा है। तो हर जगह पे इंफॉर्मेशन और डेटा की उपलब्धि है। आज के डेट में आप देख सकते हैं डेटा साइंटिस्ट और इन सब की डेटा 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 की वैल्यू इतनी हो चुकी है कि हम कहते भी हैं कि आज की सोसाइटी में जो डेटा है वही एक तरह से नई करेंसी है। जिसके पास डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वही सक्सेसफुल है। तो ये हमारी जो जो सोसाइटी थी, वो जो सोसाइटी थी जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आज की डेट में क्रिएटिंग, गैदरिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, इंफॉर्मेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पे लगे हुए हैं। यानी जैसे कि मैं अभी ये लेक्चर वीडियो बनाया, तो पहले मैंने क्या किया होगा, पहले मैंने वीडियो क्रिएट किया, फिर इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह से ले करके उसके बाद एक पीपीटी बनाया, फिर उसके बाद हमने उसको एक जगह स्टोर किया, फिर उसकी प्रोसेसिंग की, उसको अरेंज किया कि इन्फॉर्मेशन किस तरह देनी है, उसके बाद अब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हमारी इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में है वो क्रिएटिंग, गैदरिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन में लगे हुए हैं और इन चीज़ों में अपनी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी जो सोसाइटी है इसको हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी इसलिए कहेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इंफॉर्मेशन
एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, जो हमारा इंफॉर्मेशन है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे समाज पे, क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो भी इंफॉर्मेशन है उसका समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। देखिए, इंफॉर्मेशन के आने से समाज के हर वर्ग पे इम्पैक्ट पड़ा है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमी हो, कल्चर हो। पॉलिटिक्स में देखिए, पॉलिटिक्स में इंफॉर्मेशन के आने से टेक्नोलॉजी बढ़ी, सोशल मीडिया, मास मीडिया, टेलीविज़न, हर चीज़ आने की वजह से लोगों तक पॉलिटिकल जितने लीडर्स हैं उनको अपनी बात कहने में भी आसानी हुई, और जिन पॉलिटिकल लीडर के पास अच्छा इन्फॉर्मेशन है, लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, उस पॉलिटिकल लीडर की फैन फॉलोइंग बढ़ती है। तो इसी तरह इकोनॉमी में भी, पहले इकोनॉमी में क्या था कि ज़्यादातर मैन पावर और वर्क फोर्स जाता था, इंडस्ट्रीज़ में काम करता था, लेबर्स काम करते थे। मगर आजकल पूरा जो हमारा मेजॉरिटी ऑफ द वर्क पावर है वो डेटा कलेक्शन, इंफॉर्मेशन, टीचिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में लगा हुआ है। यानी मास मीडिया, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों में सारा हमारा रिसोर्स लगा हुआ है, हमारे मैन पावर लगे हुए हैं। तो यानी इकोनॉमिकली भी ये काफ़ी असर किया है जो इन्फॉर्मेशन है पहले और आज में। फिर कल्चरली इसने बहुत इम्पैक्ट डाला है। कल्चरली इम्पैक्ट इसलिए क्योंकि पहले हमें अपने कल्चर का बारे में तो पता रहता था, पर दूसरे जो दूर के लोग हैं, दूसरे साउथ में बैठे लोग हैं, या फिर मान लीजिए नॉर्थ इंडियंस को साउथ इंडियंस के कल्चर के बारे में, ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से या इन्फॉर्मेशन के बढ़ावे की वजह से लोगों को अब एक दूसरे के कल्चर के बारे में भी पता चल पाता है, जिससे लोग एक दूसरे से ज़्यादा आसानी से घुल मिल पाते हैं। यानी कि आप समझ लीजिए, अगर कोई ड्रेस या कोई चीज़ अगर साउथ में पहना जा रहा है, तो अब वो नॉर्थ में भी पहन रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के कल्चर को लोग समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। तो इससे इकोनॉमी, ट्रेड, हर चीज़ में असर आ रहा है। नाउ और अब इंफॉर्मेशन और जो नॉलेज है उसको एक तरह से सोशल वेल्थ की तरह देखा जाता है। सोशल वेल्थ का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा वेल्थ, एक ऐसी पूंजी जिस पे सबका हक हो, यानी कि उस पर कोई वेरिएशन ना हो, कि कोई ऊंच नीच, गरीब अमीर, इन सब का वेरिएशन ना हो। उसको हर तरह, हर कास्ट, क्लास, क्रीड, हर तरह के व्यक्ति उस तक पहुंच सकता है। तो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आज के डेट में एक सोशल वेल्थ है। यानी कोई भी लाइब्रेरी में किताब रखी हो, जनरल रखा हो, आर्टिकल रखा हो, तो या फिर कोई भी डेटाबेस हो, तो आज की डेट में लाइब्रेरी में, तो इस पर कोई बाध्यता नहीं है कि इस पर इसी तरह के लोग या फिर कोई या फला कम्युनिटी के लोग या फला लोग जा कर के ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। नहीं, आज की डेट में हर व्यक्ति इंफॉर्मेशन और नॉलेज की तरफ जा कर के एक्सेस कर सकता है। हमें राइट टू एजुकेशन का राइट है संविधान में, हम जा कर के उसको पढ़ सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो ये रिसर्च और डेवलपमेंट पे भी इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा असर पड़ा है। कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन में इसका असर हुआ है, एजुकेशन में असर हुआ है। एक जगह से बैठे ही आदमी कई बच्चों को पढ़ा सकता है। रिसर्च और डेवलपमेंट में भी बहुत तेज़ी से इसका चेंज, इंफॉर्मेशन की वजह से चेंज आया है। तो हर इम्पैक्ट में इंफॉर्मेशन ने सोसाइटी और समाज पे हर जगह एक बहुत ही वैल्यूएबल इम्पैक्ट डाला है, और सोसाइटी को अपग्रेड करने का और मोर पावरफुल और मोर नॉलेजेबल करने का काम किया है इंफॉर्मेशन ने, और लिटरेसी रेट बढ़ा दिया है। तो हमारी जो मेन जो 3 स्टेजेस थी, जो पहले थी वो एग्रीगेरियन, इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और अब जो हमारी सोसाइटी है वो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है। फिर हम देखेंगे डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इंफॉर्मेशन सोसाइटी के अलग अलग क्या परसेप्शंस हैं। देखिए, पहला तो टेक्नोलॉजिकल परसेप्शन। टेक्नोलॉजिकल परसेप्शंस का मतलब ये हो गया कि जो हमारी जो जो टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारे सोसाइटी पे अवसर आया है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, इंटीग्रेटेड सर्विस, डिजिटल नेटवर्क, ISDN, इन सब के डेवलपमेंट की वजह से कनेक्टिविटी बढ़ी और बहुत तेज़ी से हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। तो हमारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने से कई लोग उससे लाभान्वित हुए, यानी कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन एक वास्ट तरीके से बढ़ा और डेटाबेस का इस्तेमाल हुआ। फिर इकोनॉमिक परसेप्शन क्या है। इकोनॉमिक परसेप्शन ये है कि पहले हम देखते थे कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, इंडस्ट्री और लेबर फोर्स उसमें इंडस्ट्रीज़ में काम करता था, अलग अलग संस्थाओं में काम करता था। मगर आज की डेट में ये एक रिसर्च 1960 में भी होने पे ये पता चला कि जो हमारी जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि GNP है, इसमें 40% जो है वो जो योगदान है वो आपका इंफॉर्मेशन सोसाइटी का है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अब मैन फोर्स और वर्क वो करने वाले लोग, लेबर, ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी में एम्प्लॉयड हैं और यहाँ काम कर रहे हैं। जैसे टीचर्स हो गए, मास मीडिया के लोग हो गए, टेलीविज़न के लोग हो गए, या फिर डिज़ाइनिंग एंड क्राफ्ट के लोग, मतलब जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन से क्रिएट की जा रही हैं उनमें काम करने वाले लोग बढ़ गए, जिसके वजह से इकोनॉमिक परसेप्शन हम कह सकते हैं जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी का रहा है। और यहाँ पे एक तरह से आप समझ सकते हैं इंफॉर्मेशन सोसाइटी की वजह से लोगों का जो स्किल्स है वो भी बढ़ा है, और रोजगार और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है इकोनॉमिक
परसेप्शन से। उसका एक फिर ऑक्यूपेशनल परसेप्शन यही है कि सेम वही इकोनॉमी, जब रोजगार रहेगा तो फिर इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो ज़्यादातर लोग क्या है, इंफॉर्मेशन की चीज़ों में या सोसाइटी इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हुए इंफॉर्मेशन में, जैसे कोई टीचर है, कोई साइंटिस्ट है या कोई रिसर्च है, तो ये लोग क्या है, ये एक तरह से इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज में एम्प्लॉयड हैं और काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ऑक्यूपेशनल जो परसेप्शन भी रहा है इंफॉर्मेशन सोसाइटी का, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन सोसाइटी में ऑक्यूपेशनली अडॉप्ट किए और काम कर रहे हैं, और मोर क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ में जैसे मीडिया, डिज़ाइंस, आर्ट्स, इन सब में काम कर रहे हैं। और जो कि इनकी तादाद अब फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लोगों से कहीं ज़्यादा हो चुकी है। फिर हम देखेंगे कि इनका स्पेशल परसेप्शंस क्या है। स्पेशल परसेप्शंस यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो मेजर इम्फेसिस जो है इसका, इंफॉर्मेशन नेटवर्क दैट कनेक्ट्स पीपल फ्रॉम सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट्स, कंट्रीज़। यानी कि अब क्या हो गया, टाइम और स्पेस जो है इसकी वैल्यू बढ़ गई है कनेक्टिविटी बढ़ने की वजह से। यानी हर चीज़ जो है एक नेटवर्क फैल चुका है। चाहे देखिए, अब इंटरनेट के ही थ्रू हम इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह दे पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से आप सिटी में है तो दूसरे सिटी के लोगों से भी कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों से भी कनेक्ट सकते हैं, इवन कि दूसरे कंट्री के लोगों से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके वजह से एक नेटवर्क सोसाइटी बन चुकी है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक इन्फॉर्मेशन दूसरी इन्फॉर्मेशन, मतलब लोगों का जो एक्सेस है, लोगों की जो पहुंचने की क्षमता है वो बढ़ चुकी है लोगों तक, दूसरे लोगों तक। तो एक कनेक्टिविटी बढ़ने की वजह से ये स्पेशल परसेप्शन देखा जाता है कि इसमें एक कनेक्टिविटी जो टाइम और स्पेस की है वो बढ़ चुकी है। फिर कल्चरल परसेप्शंस है। कल्चरल परसेप्शंस ये है कि डेवलपमेंट सच एज इन्वेंशन ऑफ रेडियो और टेलीविजन, इन सब के डेवलपमेंट से क्या हुआ, कंप्यूटर आ जाने से, टेलीविज़न, हम एक दूसरे के कल्चर से भी रूबरू हो सके। मतलब हम एक, अगर हम यहाँ पे यूपी में है तो नागालैंड में किस तरह का कल्चर है, किस तरह के वहाँ कपड़े पहने जाते हैं, किस तरह के सॉन्ग्स चलते हैं, किस तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, ये हम जान सकते हैं। और उनके कल्चर को भी हम अपने यहाँ स्पेस दे पाते हैं। उनके आर्ट एंड डिज़ाइंस के कपड़े हम यहाँ के भी मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। मतलब इससे क्या हुआ कि वहाँ का कल्चर, वहाँ का खाना, वहाँ का हर चीज़ हम इस मार्केट में भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मोमोज़ है, मोमोज़ चाइना और नेपाल, इन सब जगहों पे ज़्यादा बिकता है, पर आज की डेट में नेटवर्क सोसाइटी और इन सब के ही बढ़ावे का असर है कि मोमोज जो है या फिर चाइनीज़ फूड वो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कोई भी इसी तरह से कल्चरल परसेप्शन इसका यही है कि आप एक दूसरे के कल्चर से बहुत जल्दी घुल मिल गए और एक दूसरे की चीज़ों को अडॉप्ट करने में सक्षम हो गए। तो ये हमारा था इंफॉर्मेशन सोसाइटी के ऊपर लेक्चर। इसके बाद हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, जो BLIE 221 का हमारा लेक्चर है। इसके अलावा ये देखिए, द यूनाइटेड नेशन ने इंफॉर्मेशन सोसाइटी पे जो सबसे पहला वर्ल्ड समिट किया था वो था जिनेवा में 10 दिसंबर 2003 को। और सेकंड जो वर्ल्ड समिट हुआ था वो तुनिशिया में हुआ था 16 से 18 नवंबर के बीच 2005 में। ये 2 डेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिए, अक्सर एग्जाम्स में लाइब्रेरी साइंस के पूछा जा सकता है और आता भी है। इसके अलावा कोई भी आपको लाइब्रेरी साइंस या इग्नू से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लाइब्रेरी लिटरेसी को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल KT_REPOSITORY_KT यादव पे टेक्स्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा CLIS BLIS के असाइनमेंट की अगर आपको आवश्यकता है तो हम हमारे यहाँ नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करें, वो हम उसे प्रोवाइड कराते हैं विद कंप्लीट असाइनमेंट ऑफ BLIS विथ 227। Stay connected, follow all our social media handles and subscribe our channel KT Repository। आप हमारे चैनल KT Repository को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में और भी जो BLIS के लेक्चर्स और लेक्चर वीडियो अपलोड हों तो वो आप तक पहुंच सके और आप अपने उन्हें उन वीडियोस के तहत आपको एग्ज़ाम्स देने में आने वाले समय में आसानी होगी लाइब्रेरी साइंस की, जो इग्नू, जितने लोगों ने भी इग्नू में एडमिशन ले रखा है। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड टू KT Repository।